फ्रेंड्स, स्पेक्ट्रम एडुकार्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि भारतीय समाज सुधारक, जिसमें से हमने राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी के बारे में पढ़ लिया था। अब आगे हम और भी समाज सुधारकों के बारे में देखेंगे। और जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, पिछली वीडियोस को जाकर के देखें और लाइक करें और उसको शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं आगे। भारतीय समाज सुधारक। तो आगे आज हम जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जानेंगे कि इनका समाज में जो बदलाव आया है या जो बदलाव इनके द्वारा लाया गया था, क्या इनका योगदान रहा उसमें। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म 26 सितंबर 1826 को बंगाल में हुआ था। बंगाल के मिदनापुर एक जगह है, बंगाल के मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि डेट पे ज्यादा कंसंट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इफेक्ट्स है। अगर याद करना चाहते हैं, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। तो 26 सितंबर 1826। आगे देखते हैं। माता पिता का अगर नाम जानना चाहते हैं तो इनके माता जी का नाम भगवती देवी था। भगवती देवी। और इनके पिताजी का नाम ठाकुरदास था। ठाकुरदास था। अब देखेंगे समाज के स्तर पे इनका क्या योगदान रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे और कलकत्ता के एक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल भी इन्होंने वर्क किया था। और वहीं से इन्होंने जो है कि समाज में बदलाव लाने की लड़ाई लड़ना शुरू किया था। और इनका जो नजरिया था समाज के लिए, उसमें सबसे पहले स्त्रियों की शिक्षा के ऊपर बल देने की बात कही थी। स्त्री शिक्षा के ऊपर जो है कि इन्होंने बल देने की बात कही थी। इसके साथ साथ इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने। विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया था। उसी क्रम में जो है कि माना जाता है कि 1854 में 1854 में इस टाइम जो है भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, डलहौजी था इस टाइम में। और भारत के स्तर पे बहुत व्यापक रूप से परिवर्तन लाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत एक तो डलहौजी की जो व्यापगत की नीति थी, जिसके माध्यम से भारतीय राजवाड़ों को ब्रिटिश एम्पायर में, ब्रिटिश साम्राज्य में समाहित किया जा रहा था। इसके साथ साथ जो है कि पहली बार ट्रेन भारत में चलाई गई, टेलीग्राफ की जो सुविधाएं थी, ये सब कब डलहौजी के ही टाइम में हुआ था। और इसी टाइम में विधवा पुनर्विवाह का जो मसला था डलहौजी के सामने रखा गया। और किसी कारणवश उस टाइम में यह पास नहीं हो पाया, लेकिन उसके तकरीबन 2 साल बाद 1856 में 1856 में जो नए गवर्नर जनरल बन के आएंगे, जिनका नाम होगा लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के समय में जो है इस चीज को फिर रखा जाएगा उनके सामने। और इसी समय जो है कि विधवा पुनर्विवाह को या विडो मैरिज को एज ए एक्ट बना दिया जाएगा। यानी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना दिया जाएगा, एक्ट बना दिया जाएगा। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 1856
अधिनियम 1856। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारतीय समाज है बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत ज़्यादा जटिल है। और उस टाइम की सिचुएशन के बारे में अगर हम बात करें 19वीं सदी की, तो सिचुएशन आज से कई गुना ज़्यादा बदतर थी। बहुत ही ज़्यादा डिटेरियोरेट कंडीशन हुआ करती थी उस टाइम में। विधवाओं की कंडीशन कह लें बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट थी, बहुत ही ज़्यादा जो है कि बदतर कंडीशन हुआ करती थी। समाज से पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया जाता था, इनको समाज से अलग कर दिया जाता था। एक ही वस्त्र में, एक जो है श्वेत कलर का वस्त्र, एक श्वेत कलर का क्लोथ से हमेशा इनको पहनने के लिए दिया जाता था। और कहीं कहीं पे तो ऐसा देखने को मिला है कि इनका मुंडन कर दिया जाता था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समकालीन समाज की बुराइयों को दर्शाता है। तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम का रूप मिला, विधवा पुनर्विवाह को एक्ट का रूप मिला, जिसके माध्यम से लाखों विधवाओं का जीवन फिर से सफल हुआ। आगे देखेंगे इनका और भी जो कार्य हैं साहित्य के स्तर पे कहें तो बांग्ला साहित्य के स्तर पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बर्नो परिचय। इसका अर्थ होता है तरह से अक्षरों का ज्ञान, इंग्लिश में कहे तो नॉलेज ऑफ वर्ड्स, अक्षरों का ज्ञान। वर्णों का परिचय एक बंगाली भाषा में है, जिसमें जो है कि बंगाली साहित्य से संबंधित चीजों को जो है कि समाहित किया गया है। बंगाली साहित्य से संबंध है इसका। ठीक, तो यह कुछ कार्य किए गए थे किसके द्वारा? ईश्वरचंद विद्यासागर जी के द्वारा। अगर प्रश्न बने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से लागू करवाया गया था वह, या किसके प्रयासों से वह एक्ट बना था, तो आप लोग बड़ी आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक, अब अगले समाज सुधारक के बारे में हम जान लेते हैं। अगले समाज सुधारक हैं जो, वो हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। वैसे इनका पूरा नाम ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ज्योतिबा फूले, इतना ही आप याद रखिए, वही सफिशिएंट है। जैसा कि मैंने बताया था कि ज्योतिबा फूले ये भी एक भारतीय समाज सुधारक हैं और इनका अहम योगदान महाराष्ट्र के स्तर पर रहा है। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, आप लोग जानते हैं, मराठों का जो क्षेत्र है। ठीक है, भारत का जो यह क्षेत्र है भाई 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है ना। ठीक है, इसको पूर्वी तट बोलते हैं, इसको पश्चिमी तट बोलते हैं। कोंकण, कन्नड़, मालाबार और उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट, ये भी जान लीजिएगा। तो वीडियो आप फिर से पॉज करके देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र जो है कोंकण तट पे एक तरह से कह लीजिए अवस्थित है। तो ज्योतिबा फूले जो थे, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। एक बार फिर वही बात कहूंगा कि डेट को लेकर के ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म एक माना जाता है कि सब्जी विक्रेता के यहाँ हुआ था। इनका जो परिवार था वह सब्जी बेचता था। तो आप समझ सकते हैं कि भाई उस समय में एक सब्जी विक्रेता को समाज में लोग किस नजरिए से देखते थे। आज भी जो है कि एक सब्जी विक्रेता को लोग ज्यादा हाई फाई नजरों से नहीं देखते हैं। तो उस समय की स्थिति आप जानते कि मैंने पहले ही बताया था कि 19वीं सदी का जो दौर है तमाम तरह की बुराइयों से भरा हुआ था। तो उन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए इन महापुरुषों को सामने आना पड़ा। तो उसी क्रम में क्या होगा कि जीवन इसी तरह चल रहा होता है और 12 वर्ष की अवस्था में, यानी 12 वर्ष की अवस्था में जब ये 12 वर्ष के होते हैं तब इनका विवाह कर दिया जाता है।
जो कि बाल विवाह होता है, विवाह कर दिया जाता है सावित्री बाई के साथ। सावित्री बाई के साथ इनका विवाह कर दिया जाता है। विवाह हो जाने के बाद जीवन फिर से चलने लगता है उसी प्रकार से। इसके साथ साथ ज्योतिबा फुले अपनी कुछ बेसिक पढ़ाई या बेसिक शिक्षा भी पूरी करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इन्हीं के एक मित्र जो कि ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करता था, उसने इनके ऊपर एक पिंच कर दिया, इनके ऊपर कमेंट कर दिया, और उनको उस कमेंट से बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो कमेंट बेसिकली जातिवाद, समझे, जातिवाद से संबंधित था। जाति से निम्न जाति, अपर कास्ट या लोअर कास्ट, उच्च जाति, नीची जाति, समथिंग लाइक दैट ऐसा था। और इसी वजह से उनको उस चीज से बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने समाज में बदलाव लाने का ठान लिया। और उसी क्रम में माना जाता है इन्होंने एक किताब पहले पढ़ी जिसका नाम था पुरुषों के अधिकार। पुरुषों के अधिकार। ये किताब जो है ये थॉमस पेने की किताब है। थॉमस पेने, थॉमस पेने, इसको हिंदी अंग्रेजी में राइट ऑफ मैन कह सकते हैं। राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, राइट्स ऑफ मैन, यह पुस्तक थी। इसको पढ़ने के बाद ज्योतिबा राव फुले ने चीजों को समझा, क्योंकि इसमें बताया गया था कि भाई राइट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद इन्होंने समाज में व्याप्त जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, उसको दूर करने का निर्णय ले लिया। इसके साथ साथ ही इन्होंने, ज्योतिबा राव फुले ने 1848 में 1848 में जो है महाराष्ट्र के स्तर पे जो है तकरीबन 18 विद्यालयों की स्थापना की थी। बहुत ही प्रबल समर्थक थे स्त्री शिक्षा के, ठीक है, कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और कहा भी जाता है कि भाई ये एक स्त्री जो पढ़ती है तो माना जाता है 2 परिवार पढ़ता है, ठीक है, या पूरा समाज पढ़ता है, और एक पुरुष पढ़ता है तो मात्र उसी शख्स सीमित रहता है, ऐसा कहा जाता है। तो स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे कौन? ज्योतिबा राव फुले। और 1848 में इन्होंने जो है कि तकरीबन 18 विद्यालयों की स्थापना की थी, और बिना किसी सरकारी हेल्प के, ठीक है, लोगों को बताया कि भाई आइए शिक्षा ग्रहण कीजिए, ठीक है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और उसी क्रम में इन्होंने, ये और इनकी पत्नी जो सावित्री बाई थी, दोनों ने मिल करके जो है कि स्कूल की शुरुआत की थी। आगे चल करके 1871 में, 1871 में, माफ कीजिएगा 1873 में इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, या बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फैक्ट्स है ये पूछ सकता है कि भाई सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होना चाहिए ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज। याद रखिएगा इस चीज को, सत्य शोधक समाज, ठीक, कौन? ज्योतिबा फुले। ठीक, ज्योतिबा फुले। इस समाज के माध्यम से जो वही था, अस्पृश्य लोग थे, अनटचेबल्स, अस्पृश्य बोला जाता है भाई, जिसको टच, आपको अगर वो टच कर दे तो आप एक तरह से अपवित्र हो गए, ऐसी मानसिकता। तो जो अस्पृश्य लोग थे, अनटचेबल लोग थे, इंग्लिश में अनटचेबल बोलते हैं, अनटचेबिलिटी बोलते हैं, अस्पृश्यता बोलते हैं, तो उनके लिए एक तरह था ये चीज, ठीक, सत्य शोधक समाज। उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए, भाई ऐसी कोई चीज नहीं होती है। समाज में जो वर्ग ऐसा था जो उनसे घृणा करता था, उनके लिए ये चीज बनाई गई थी भाई कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज के माध्यम से जो है कि समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया था। समाज में समानता, समाज की बात चल रही है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल रिफॉर्मेशन, यानी समाज सुधार पढ़ रहे हैं। तो वही समाज में जो है कि सत्य शोधक समाज के माध्यम से सुधार लाने का प्रयास किया गया था। जो कदम उठाया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। तो ये आपके ज्योतिबा फुले जी थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगले जो समाज सुधारक हैं उनका नाम है मदर टेरेसा।
मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म जो है 26 अगस्त 1910 में हुआ था, 1910 में। बर्थ प्लेस जो इनकी थी वह थी मैसिडोनिया। मैसिडोनिया जो है फेमस है, प्रसिद्ध है किसके लिए? सिकंदर महान के लिए। जो शासक था सिकंदर महान, उसका भी जन्म मैसिडोनिया में हुआ था। हिंदी में मकदूनिया बोलते हैं इसको। मैसिडोनिया के स्कोपेज में, स्कोपेज राजधानी है। आई थिंक इस टाइम में बुल्गारिया की राजधानी है, देख लीजिएगा आप लोग, स्कोपेज में हुआ था। ठीक है, तो मदर टेरेसा जो हैं, मदर टेरेसा के बारे में कहा जाता है धर्म की तरफ या अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव बहुत ज्यादा था। इसी वजह से 18 वर्ष की अवस्था में यह नन बनने का फैसला करती हैं। नन, ठीक, जो ईसाई धर्म के अंतर्गत जो आती हैं, लोग धर्म का जो प्रचार प्रसार करती हैं, लोगों की हेल्प करती हैं, उन्हीं को नन कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा कि क्रॉस पहने हुए होती हैं और पूरा बॉडी उनका ढका हुआ होता है, सर तक, यहाँ से लेके पूरी बॉडी पूरी ढकी हुई होती है और गले में क्रॉस होता है, तो उन्हीं को नन कहा जाता है। ठीक, तो नन जो हैं, नन बनने का फैसला करती हैं वो। और इसी क्रम में जो है कि वो आगे जाएंगी डबलिन। डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और आपको जान करके हैरानी होगी कि डबलिन जहाज निर्माण कारखाने के लिए भी जाना जाता है। बेलफास्ट जो जगह है वहां पे जहाज बनाया जाता है। इवन जो टाइटैनिक जहाज था 1912 में वहीं से चला था, वहीं पे बना था। तो ये कुछ रोचक तथ्य हैं, जानना जरूरी है। तो डबलिन जाएंगी, डबलिन में कुछ वर्षों तक ये अपनी सेवाएं देंगी। फिर वहां से डबलिन में सेवाओं देने के बाद यह भारत भ्रमण के लिए आएंगी और दार्जिलिंग जाएंगी। दार्जिलिंग कहां पे पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है। क्या हुआ, अब दार्जिलिंग में जब ये आई, वहीं से फिर क्या करेंगी, एक स्कूल होगा जिसका नाम होगा सेंट मैरी स्कूल। सेंट मैरी स्कूल में जो है दार्जिलिंग भ्रमण के दौरान ये सेंट मैरी स्कूल में जो है कि कुछ दिनों तक अध्यापन का काम करना शुरू कर देंगी, टीचर बन जाएंगी स्कूल में। सेंट मैरी स्कूल होता है और वहीं पे टीचर बन जाती हैं, लोगों को शिक्षा देने लगती हैं। स्त्री शिक्षा यानी लड़कियों की शिक्षा की बात करती हैं, क्योंकि यह आती हैं और देखती हैं भारत के स्तर पे ये चीज अभी भी बहुत ज्यादा जकड़े हुए है कि भाई इस लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना। और अभी भी आप देखते ही होंगे कि गांव के दूर दराज के इलाकों में जो लड़कियां हैं, लोग प्रिवेंट करते हैं, उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। घर के कामों में, चूल्हा चौका के जैसे कामों में उनको लगा दिया जाता है। ठीक है, बेसिक पढ़ाई माना जाता है, 4वीं 5वीं पास करवा दी या 8वीं तक करवा दिया, इसके बाद उनको घर में बिठा दिया। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हमारे समाज की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। ठीक है, स्त्री शिक्षा को एक तरह से दबाने का प्रयास। ठीक, तो क्या हुआ, तो जो मदर टेरेसा जो थी, उन्होंने स्त्री शिक्षा या लड़कियों की शिक्षा की बात कही थी। इसके साथ साथ इन्होंने देखा कि भारत के स्तर पे अस्पृश्यता बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालत ऐसे थे बंगाल के स्तर पे, नॉट ओनली बंगाल, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, ऑल ओवर साउथ इंडिया। हालत ऐसे थी कि जो अस्पृश्य लोग थे, अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो डॉक्टर वगैरह इनको हाथ लगाने में हिचकिचाते थे, कि उनको ऐसा लगता था कि अगर हम इनको टच कर लेंगे तो बस फिर हमारा तो कल्याण हो गया, समथिंग लाइक दैट, ऐसी मानसिकता बनी हुई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मदर टेरेसा ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की 1948 में, जिसका नाम था, तो उन्होंने 1948 और 50 के दौरान चैरिटी ऑफ मिशनरी की स्थापना की। चैरिटी ऑफ मिशनरीज चैरिटी ऑफ मिशनरीज। ठीक है, जिसके माध्यम से जो अस्पृश्य लोग थे, अस्पृश्य अनटचेबल लोग थे, जिनको
जिनको समुदाय में या समाज में जिनको गलत माना जाता था, ठीक है, जिनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी, उनको स्पेस, ठीक है, छुआछूत जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो निम्न जाति से बिलोंग करते थे, लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनके लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई कि भाई आप आइए हमारे यहाँ, आपको जो है कि रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको शिक्षा दी जाएगी, आपको समाज में एक अच्छा स्थान प्रदान करवाने में आपको हेल्प किया जाएगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि 2014 तक इस ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन 134 देश जुड़ चुके, 134 कंट्रीज से लोग इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके हैं। और तकरीबन इस टाइम में तकरीबन 4000 से ऊपर, तकरीबन 44,400, सॉरी माफ कीजिएगा, 4400, ठीक है, 4400 लोग तकरीबन इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से जो गरीब है, दीन दुखिया है, दरिद्र है, अस्पृश्य है, निम्न जाति से बिलोंग करता है, स्त्री है, कन्या है, उन सबके उद्धार के लिए वर्क किया जा रहा है इसके माध्यम से, ठीक। और इसी के चलते इन्हीं सारे कार्यों के लिए मदर टेरेसा को 1979 में जो है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1979 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जानते हैं ना। अच्छा, यहीं पे आप लोगों से एक प्रश्न है, ये बताइए इस बार का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? तो इस बार का जो नोबेल प्राइज दिया गया है 2018 का, वो दिया गया है नादिया मुराद और मुक्वेगे को। मुक्वेगे बेसिकली अफ्रीका महाद्वीप से बिलोंग करते हैं, तो गायनकोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने जो है कि स्त्रियों के स्तर पर उन्होंने अच्छा कार्य किया है अफ्रीकन कंट्रीज में, ठीक। और जो नादिया मुराद हैं, इनको जो है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूएनओ द्वारा, ठीक। माना जाता है कि 2014 के दौरान नादिया मुराद को जो है कि आईएस के आतंकवादी उनको किडनैप कर ले गए थे और उसके पूरे फैमिली को एनाहिलेट कर दिया था, उसके असैसिनेशन, पूरे फैमिली की हत्या कर दी थी, और 6 से 7 महीनों तक उसको जो है कि अपने कब्जे में रखा। और उसके बाद किसी तरह वो वहां से भागने में कामयाब हुई, फ्रांस गई, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेटस काफी बिगड़ चुकी थी, और वहां पे उसका इलाज किया गया। इसके बाद यूएनओ द्वारा उसको जो है कि वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जिसके बाद जो नोबेल प्राइज, शांति का नोबेल प्राइज है, उसको दिया गया। इसके साथ साथ जो नादिया मुराद है, दूसरी ऐसी कम उम्र की महिला है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक। इसके साथ साथ पहली कौन है? मलाला यूसुफजई, ठीक। तो 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज दिया गया था, और इसके साथ साथ 1980 में, अगले ही वर्ष, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक, सबको दिया जाता है। हाल फिलहाल किसे दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी और ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय, एक ही नाम है, 3 अलग अलग नहीं है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया है, और 1980 में दिया गया था। किसको? मदर टेरेसा। हमारे अगले समाज सुधारक हैं जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 11 अप्रैल 1891 को जन्मे। एक बार फिर से वही चीज, डेट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जन्म जो हुआ था सीपी में हुआ था। सीपी कनॉट प्लेस नहीं भाई, सेंट्रल प्रोविंस। जैसे मैंने बताया था कि यूपी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था यूपी यानी क्या? यूनाइटेड प्रोविंस। उसी तरह सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंस जो है, कनॉट प्लेस नहीं। और यूपी जो है ये उत्तर प्रदेश नहीं, यूनाइटेड प्रोविंस होता है। बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, तो ये याद रखिएगा। तो सीपी सेंट्रल प्रोविंस, जो आज मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू।
महू जो है डिस्ट्रिक्ट है। वैसे वर्तमान माना जाता है, वर्तमान में ये जगह महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आती है। तो उतना जानने का जरूरत नहीं है, जितना जानने की जरूरत है वही जाना जाए। ठीक, माहर जात जो होती है, माहर जात जिसको उस टाइम में निम्न जात में कंसीडर किया जाता था और आज भी कुछ प्रदेशों में आज भी कंसीडर किया जाता है। तो माहर जात, माहर, ठीक। और डीप में जाना चाहेंगे तो ये जान लीजिए कि मराठियों के वंशज, ठीक है, मराठियों के वंशज एक तरह से कह लीजिए, ठीक, उनको माहर बोला जाता। तो इतना जानने की जरूरत नहीं है। माहर जात से बिलोंग करते थे, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस में इसको एक तरह से निम्न जात माना जाता था। और बचपन की स्थिति तो उनकी ऐसी थी कि स्कूल जब ये जाते थे तो वहां पे जो उच्च वर्ग से जो बच्चे आते थे उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग थी, और जो निम्न वर्ग से या लोअर कास्ट से जो लोग बच्चे आते थे उनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग थी। इसके साथ साथ जो प्याऊ होता है, यानी जहां पे सब लोग पानी पीते हैं, पानी पीने के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई थी। तो यह मतलब जातिवाद अपने चरमोत्कर्ष पे था, एकदम जो है कि बूम पे एकदम जिसको बोला जाए। और जहां जिस देश में इस स्तर का जो है कि जातिवाद व्याप्त होगा, उस देश का विकास कैसे हो सकता था या होगा, ये बहुत जो है कि चिंता वाला विषय है। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ माना जाता है कि पढ़ाई में जो है कि तेज थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अपना आगे मतलब 12वीं की पढ़ाई करने के बाद कह लीजिए आगे की पढ़ाई के लिए जो है वो जाएंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। वहां से जो है कि ये जो है कि अर्थशास्त्र में जो है कि डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो है कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जो है वहां से भी ये अर्थशास्त्र में ही डॉक्टरेट की जो है कि उपाधि प्राप्त करेंगे। उसके बाद यह भारत रिटर्न करेंगे, और जब भारत रिटर्न करेंगे और यहाँ पे जो है कि जो दलितों की स्थिति या जो निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं उनकी स्थिति देखेंगे, तो एक तरह से उनके लिए, उनके अधिकारों के लिए जो है कि लड़ाई लड़ने का प्रयास करेंगे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, तो देखते हैं क्या किया इन्होंने, कैसे कैसे क्या किया। तो सबसे पहले 1919 में पृथक निर्वाचन मंडल, भारत सरकार अधिनियम पृथक निर्वाचन मंडल, जिसमें जो है कि मुस्लिम समुदाय के लिए बात कही गई थी कि अलग से एक जो है कि जहां जिस क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा हैं वहां पे, या ईसाई समुदाय के लोग ज्यादा हैं, या फिर सिख समुदाय के लोग ज्यादा हैं, वहां से जो उम्मीदवार होगा वह उसी समुदाय का व्यक्ति होगा, और वोट डालने का अधिकार भी उसी समुदाय के व्यक्तियों को होगा और किसी को नहीं होगा। इसी को कहा गया पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक, इसके साथ साथ जो है बताएंगे, इसको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ जो है भीमराव अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकरणी सेना का गठन किया था। अब इसी से बहिष्कृत कौन से लोग जो समाज से बहिष्कृत हैं उनको जो है कि इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करके क्या उनको अपने अधिकारों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया जाए। तो बहिष्कृत हितकरणी के माध्यम से उन्होंने जो है क्या किया, जो समाज के बहिष्कृत लोग थे उनको इकट्ठा किया और यह बताने का प्रयास किया कि भाई आपके साथ समाज में गलत हो रहा है, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति जानिए। पश्चिम है यानी यूएसए जैसे देश, यूरोप का जो देश है, वहां की स्थिति बदल गई है, तो अपने अधिकारों को समझिए, अपने अधिकारों की मांग कीजिए। तो बहिष्कृत हितकरणी के माध्यम से इन्होंने जो है कि समाज में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ जो है इन्होंने मूल नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं जो है क्या हैं, पत्रिकाएं हैं। बहिष्कृत भारत जैसी
पत्रिकाओं का भी क्या किया, लिखी या प्रकाशित की, ठीक है, जिसके माध्यम से समकालीन समाज का खंडन किया गया था। समकालीन समाज का खंडन किया गया था, यानी इसके माध्यम से बताया गया कि भाई समाज में जो है कि बुराइयां व्याप्त हैं, ठीक है, आपके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ये देखिए, जानिए, समझिए, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पश्चिम दिशा में बदलाव आ चुकी है और पूर्व में अभी बदलाव लाना बाकी है। तो इन सारी चीजों से लोगों को अवगत करवाया। इसके साथ साथ जो है कि प्राचीनतम जो ग्रंथ थे जैसे मनुस्मृति वगैरह हो गया, उसका बहिष्कार पूरी जोरों से इनके द्वारा किया गया, उसकी चीजों को जला दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने, आइए आगे देखते हैं कि सार्वजनिक आंदोलनों के माध्यम से जो है, आंदोलनों के माध्यम से है लोगों में जागरण, यानी अपने अधिकारों के प्रति लोगों को जागृत करवाने का प्रयास किया था। और जैसा कि मैंने पहले बात किया था, पृथक निर्वाचन मंडल भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत इन्होंने, जो कि बनाया गया था पार्टिकुलर मुस्लिम्स या जो अदर रिलीजन के लोग हैं उनके लिए, लेकिन इन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की किसके लिए, दलितों के लिए भी। पृथक निर्वाचन बता ही दिया है क्या होता है। अब इसमें क्या था, पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए अगर दे दिया जाता तो ऐसा हो जाता कि जिस क्षेत्र में दलित ज्यादा हैं या हैं, तो वहां से जो उम्मीदवार होगा वो भी दलित ही होगा और जिसको वोट देने का अधिकार होगा वो भी दलित ही होगा और किसी समुदाय का या और किसी कास्ट का नहीं दे सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो भारत की स्थिति कैसी होती। एक ही भारत के अंतर्गत कितने सारे भारत बन जाते। ठीक, तो यह था पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, आगे चल करके जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें तो बस गांधी जी ही जाएंगे, लेकिन जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें जो है कि कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं जाएगा, लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब जी वहां पे मौजूद होंगे और वहां पे वो क्या करेंगे, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को उनके सामने रखेंगे। लेकिन इधर जब गांधी जी को पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर जी ऐसी मांग कर रहे हैं तो वो एक तरह से अनशन पे बैठ जाएंगे, और जब अनशन पे बैठ जाएंगे और तब क्या होगा, जो गांधी जी के जो फॉलोवर हैं वह भीमराव अंबेडकर को कन्विंस करेंगे कि भाई आप आइए गांधी जी से मिलिए, और गांधी जी को भी बताया जाएगा कि भाई आप भी चलिए उनसे मिलिए। तो दोनों लोग जब मिलेंगे तो दोनों लोगों के बीच में पूना पैक्ट होगा। पूना पैक्ट के माध्यम से एक तरह से जो पूना समझौता कह लीजिए, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक, जिसके माध्यम से जो है कि गांधी जी ने कहा कि भाई आप इस मांग को त्याग दीजिए, और इसी के बाद जो है कि एक तरह से गांधी जी ने हरिजनों के लिए, हरिजन शब्द का प्रयोग किया था दलितों के लिए। ठीक है, जो हरि यानी भगवान विष्णु, उनके जो जन है। ठीक है, तो ये हरिजन शब्द बेसिकली गांधी जी द्वारा यूज किया गया है और दलितों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो गांधी जी भी हरिजनों के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, और जो अंबेडकर जी जो होते हैं वह जो पृथक निर्वाचन मंडल की उनकी जो जिद होती है उसको त्याग देंगे। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट हैं जिसको हम देख लेते हैं, जिसमें से कि भारत के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर, इंडिया फर्स्ट लॉ मिनिस्टर हु, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी वही थे। ठीक है, सारी चीजें आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ठीक, तो माना जाता है कि अपने आखिरी समय में 1955 के आसपास का जो समय होता है, एक बार फिर से मैं कहूंगा कि ज्यादा डेट पे फोकस ना किया करें। ठीक है भाई, पढ़ते पढ़ते कई चीजें क्या होता है, टीचरों को याद हो जाती है, जो पढ़ा रहा होता है उस विषय को, उसको पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाती है। तो प्रेशर ना ले कि भाई डेट नहीं याद हो रही है, बस आप अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही वो चीजें आपको लर्न होती चली जाएंगी। तो माना जाता है इसी समय के आसपास जो है
अब इसको देख लीजिए एक बार, ये हम बता रहे हैं, एक बार आप लोग भी जो है कि अपनी किताबों में देख लीजिएगा कि वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, अपने आखिरी समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे। कौन? स्वामी, माफ कीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बदलने का प्रयास किया था कि भाई चीजें बदल जाएं, चीजें बदल जाएं। जो ऊंची जाति नीची जाति है, ठीक है, उच्च जाति निम्न जाति है, अस्पृश्यता का जो सिद्धांत है, इस सारी चीजों को एबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन जब नहीं होता है तब वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और खराब स्वास्थ्य के चलते 6 दिसंबर 1956 को मधुमेह के चलते जो है कि नई दिल्ली में उनका देहांत हो जाता है, उनका निधन हो जाता है। अगले जो समाज सुधारक हैं वो हैं बाबा आमटे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1914 को हुआ था। महाराष्ट्र से बिलोंग करते। इनका पूरा नाम जो था रटने की जरूरत नहीं है, मुरलीधर देवीदास आमटे था। कई बार प्रश्न बनाए यहां से, इसी वजह से इसको भी बताने की जरूरत पड़ गई। क्या था ये? जो थे भारतीय समाज सुधारकों में से एक, कह लीजिए समाज सुधारकों में से एक थे। और समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उनके लिए उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनका जो मेन जो फोकस था वह था कुष्ठ रोगियों के लिए। कुष्ठ रोगी को इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हैं, लेप्रोसी। तो जो लोग जानते हैं कि ऐसे रोगों से जो पीड़ित होते हैं, कुष्ठ रोग से जो पीड़ित है या HIV से जो पीड़ित होता है, उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए उन्होंने जो है कि उनके उत्थान के लिए काम किए। ठीक, उनको उत्थान के लिए काम किया, क्योंकि उनके समाज से जब बहिष्कृत कर दिया जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल इंसान अकेला पड़ जाता है। कभी आप लोग भी अकेले रह के देखिए कैसा अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार जो है कि जो कुष्ठ रोगी थे, इनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। अब आगे देखते हैं। 1950 में इन्होंने, इनकी पत्नी थी, उनका नाम था साधना आमटे। तो 1950 में 1950 में इनकी पत्नी थी, यानी बाबा आमटे थे, और इनकी पत्नी थी जिनका नाम था साधना आमटे। साधना आमटे इन्होंने जो है क्या किया था? आनंद वन की स्थापना की। आनंद वन संस्थान है ये, और माना जाता है कि अपनी आखिरी सांस भी इन्होंने जो है कि बाबा आमटे ने यहीं पे लिया था, महाराष्ट्र में है ये। तो आनंद वन की स्थापना की थी, ठीक है, जिसके माध्यम से समाज के जो दीन दुखिया लोग हैं, उनको जो है कि हेल्प किया गया था। ठीक है, जो कुष्ठ रोगी थे या समाज में किसी और रोग से जो पीड़ित हैं, उसके चलते उनको जो है कि समाज से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया है, उनका इलाज किया गया था। यहाँ पे उनको जो है कि जगह दी गई थी, यहाँ पे वो लोग रहते थे। तो कई बार अगर प्रश्न बन जाए या पूछ ले कि आनंद वन की स्थापना किसने की, तो आपको जो है कि इसका आंसर पता होगा। कौन? बाबा आमटे और साधना आमटे ने किया था। आगे देखते हैं। बाबा आमटे, और इसी के चलते जो है कि बाबा आमटे को जो है कई पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से पद्म भूषण, पद्म भूषण, टेम्पल्टन पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे। तो उसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि चाहे कोई भी विषय हो, आप उस पे कम से कम दिन का 15 से 20 मिनट जरूर दीजिए रिवीजन के लिए। आप लोगों को बता दूं कि रिवीजन 3 टाइप की भी 4 टाइप की होती है। अगर वो 4 बार आप करते हैं, वन डे रिवीजन, इमीडिएट रिवीजन, 1 डे रिवीजन, 1 वीक रिवीजन और 1 मंथ रिवीजन, अगर ये चारों रिवीजन आप करेंगे तो कोई भी एग्जाम
आइदर इट इज पीआरटी और सिविल सर्विसेज, आप कोई भी एग्जाम बड़े आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। रिवीजन मस्ट है, बिना रिवीजन के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगले जो समाज सुधारक हैं वो हैं विनोबा भावे। तो आइए हम जानेंगे विनोबा भावे के बारे में। विनायक इनका पूरा नाम था, विनोबा भावे। विनायक नरहरि विनोबा भावे, बहुत लंबा चौड़ा नाम था। महाराष्ट्र के स्तर से भी बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र से। एक 11 सितंबर को जो है कि 11 सितंबर को इनका जन्म जो है कि हुआ था, 11 सितंबर 1895 को। एक वकील थे, प्रोफेशन वाइज वकील थे, साथ साथ अहिंसक व्यक्ति, जैसे कहा जाए हिंसा के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते थे, अहिंसक थे। साथ में जो है कि समाज में व्याप्त बुराइयों से लड़ना इनका काम था। इन्होंने जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, इन्होंने क्या किया था कि समाज के स्तर पे भूदान आंदोलन चलाया था। तो अगर प्रश्न आप लोगों से बने कि भूदान आंदोलन किसने चलाया था, तो आपका आंसर होना चाहिए विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने चलाया था। तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ साथ इनको भारतीय राष्ट्रीयता के शिक्षक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? विनोबा भावे को। ठीक, भारतीय राष्ट्रीयता के शिक्षक। भारतीय राष्ट्रीयता के शिक्षक के रूप में जाना जाता है। किसको? विनोबा भावे को। याद रखिए, अगर प्रश्न बने भारतीय राष्ट्रीयता के शिक्षक की उपाधि किसे दी गई है, या भारतीय राष्ट्रीयता के शिक्षक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका आपका आंसर होना चाहिए विनोबा भावे। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें थी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और क्या बचा हुआ है। इसके साथ साथ विनोबा भावे जो थे महात्मा गांधी जी के बहुत ज्यादा करीबी थे। इसी वजह से इनको जो है कि आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। किसका? गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। अगर पूछ ले कौन, तो आपका आंसर होगा विनोबा भावे। गांधी जो थे। और गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? यह आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। ठीक है, और गांधी जी किसके आध्यात्मिक गुरु थे, एक तरह से कह लीजिए, या गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन था, तो वो विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे। तो यह आज जो हम लोगों ने पढ़ा है मदर टेरेसा के बारे में, विनोबा भावे के बारे में, इसके साथ साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में, साथ में ज्योतिबा फूले के बारे में, भीमराव अंबेडकर के बारे में, इतने लोगों के बारे में हमने पढ़ा। और लास्ट वीडियो में हमने जो है कि दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा था, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा था, साथ में विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, वो जाएं वीडियोस को देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय समाज सुधारक, यहीं पे समाप्त होता है। जानने के लिए भी बहुत सारी ढेर सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लेखकों के नाम है, समाज सुधारकों के नाम हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न बनने की संभावना है, उसी पे कंसंट्रेशन करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।